पहले खंड फिर ब फिर स फिर द। जो पहले खंड में 1 नंबर के डलेंगे, दूसरे में 2, फिर 3, फिर 4। तो ये 1 और 2 के तो डल चुके हैं। देखो भूमि के एक बिंदु पी से, कोई बिंदु है भूमि पर, क्या क्या नाम है उसका, पी। एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ये एक 10 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है, के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। इसका ये मान कितना है, 30। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। अब इसके ऊपर वो एक झंडा लग रहा है, क्या लग रहा है, और पीछे इस झंडे का शिखर जो है उसका कोण कितना है, 45। ये 45 है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ये 10 मीटर है और इसकी झंडे की लंबाई ज्ञात करनी है एक तो, और ये दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये तो बिंदु पी है, इसको क्या मान लू, पी क्यू आर एस। ठीक है, अब 2 त्रिभुज बन गए आपके पास। पहले सूत्र किसमें लगाएंगे, जिसमें 45 बन रहा है। तो बताओ 45 कौन से वाले में बन रहा है त्रिभुज, इसमें 45 बन रहा है। देखो इस बड़े वाले में दिख गया ना अलग से, क्या नाम है इसका, पी क्यू एस में क्या लगता है, सबसे पहले फिक्स है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। और बताओ इसके लिए लंब कौन है, इसके जस्ट सामने की भुजा ये वाली, क्या नाम है इसका, क्यू एस बटा आधार कौन है, ये वाला, क्या नाम है, पी क्यू। थीटा का मान कितना है, 45 बराबर क्यू एस का मान कितना है, इसका पूरे का मान, इसका तो 10 है, और इस ऊपर वाली का कितना है, कुछ भी नहीं है, तो उसको क्या मान लेंगे, आर एस ही लिख देंगे उसको। भाई 10 तो केवल भवन की लंबाई थी ना, इसकी थोड़ी है, केवल ये 10 यहां तक की है, तो ये ऊपर का बच गया, इसको आर एस लिख दिया। पी क्यू की लंबाई नहीं पता, ये भी क्या है, पी क्यू ही है। टेन 45 का मान कितना हो गया, 1 बराबर 10 प्लस आर एस बटा पी क्यू। इस पी क्यू को उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर 10 प्लस आर एस। इसको क्या बोल देंगे, समीकरण 1। अब दूसरे त्रिभुज में लगाओ। दूसरा त्रिभुज ये रहा, जिसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, ये वाला, ये अलग से ये देखो, ये इतना ही तो है। तो अब इसमें 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो नाम क्या है इस त्रिभुज का, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगेगा, इसमें भी टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कौन है, लंब क्या होता है, 30 के सामने की भुजा, मतलब क्या नाम है इसका, क्यू आर बटा आधार। आधार तो यही है, इसमें भी क्या है, पी क्यू। मान रख दो, थीटा का मान कितना है, 30। क्यू आर का मान कितना है, 10 दे रखा है ना, तो 10 बटा और पी क्यू का मान नहीं पता। टेन थीटा का मान कितना होता है, टेन 30 का मान 1 बटा √3 बराबर 10 बटा पी क्यू। मुझे पी क्यू का मान चाहिए, तो इसको उधर भेज दूं, तो ये ऊपर चल जाएगा, √3 यहां से इधर जाएगा, तो ये भी ऊपर चल जाएगा। तो पी क्यू का मान तो कितना आ गया, 10√3। मतलब भूमि के इस बिंदु की इससे दूरी कितनी आ गई, 10√3। अब आपको किसकी लंबाई याद करनी है, झंडे की। झंडे की लंबाई क्या है, यही तो है आर एस। तो इसमें पी क्यू का मान रख देंगे तो आर एस का मान आ जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखो कितना है, 10√3। अब बताओ इस 10 को भी उधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यही तो आर एस है, और आर एस का ये आर एस ही क्या है, झंडे की लंबाई, इसकी तो लंबाई पूछी थी। अब यहाँ यही आंसर है, एक तरह से देखा जाए तो। ज्यादा से ज्यादा इसमें आप क्या कर सकते हो, ये 10 क्या ले लो कॉमन, 10 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10√3 माइनस 1। तो मैंने पहले भी करवा दिया है, पिछले टेस्ट में भी तो दिया था ये। उसमें क्या दिया था, एक शायद 45 नहीं था या 30 नहीं था, 60 डिग्री था कौन चेंज था उसमें। तो इधर सुन लो, वैसे भी ये देखा जाए तो सवाल गलत है, कौन वही रहेगा, इसमें कौन चेंज हो गया, सवाल भी गलत हो गया, क्योंकि आंसर ही माइनस में आ रहा है, जबकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं आती। यहां कौन 60 ही बनेगा यदि आंसर प्लस 45 और 60 था ना, वही तो बोल रहा हूं, जो 60 की जगह मैंने क्या कर दिया 30, पर 60 की जगह 30 करके आंसर किस में आ गया, माइनस में, जो कभी नहीं हो सकता। इसलिए वैसे देखा जाए तो सवाल गलत है, पर करने का तरीका वही है। इसको आप 60-30 मान के करोगे तब भी सेम वो का वही आंसर आएगा सेम ही, बस बीच में माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस का आंसर आएगा बीच में। ठीक है, नंबर 19 में दे रखा है
कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। एक खिलौना है वो किसके जैसा है? अर्धगोला। ऐसा होता है अर्धगोला, इसके जैसा एक खिलौना है जिस पर एक लंबवर्तीय शंकु आरोपित है। इसी इसी अर्धगोले के ऊपर क्या है? एक शंकु भी लगा हुआ है इसी पर। ये शंकु है, ठीक है। पूरा टोटल वो घुमाने वाला हो गया, वही तो है। देखो ढंग से, वो ऊपर का ये भाग टूट जाता है, फिर ये घूमता है ना नीचे चक्री की तरह, वो है। ये अर्धगोला है, ऊपर का नीचे का शंकु है आरोपित। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, केवल शंकु की। किसकी ऊंचाई पूछिए, बोलिए। ओनली फॉर शंकु की। ये यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। भाई शंकु तो यहां तक ही था। और आधार का व्यास कितना है? 4। मतलब ये व्यास इसको बोलते हैं। ये वाली लाइन कितनी है? 4। तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या दोनों की सेम ही होगी, क्योंकि इसके लिए भी वृत्त यही है और इसके लिए भी वृत्त यही है। तो दोनों के 4 का आधा कितना होता है? 2। तो त्रिज्या दोनों की कितनी हो गई? 2। फिर आगे क्या दिया है? इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इस खिलौने का आयतन। तो बताओ खिलौने का आयतन क्या आएगा? कैसे आएगा? लिखते हैं खिलौने का आयतन। इस खिलौने का आयतन कैसे आएगा? कि एक तो किसका आयतन जोड़ना पड़ेगा? अर्धगोले का। और उसमें किसका जोड़ना पड़ेगा? शंकु का। दोनों का आयतन मिलाते क्या बन जाएगा? पूरे का आयतन। भाई देखो नीचे अर्धगोला है, ऊपर शंकु है, तो दोनों का जोड़ेंगे ना, तो क्या आएगा? खिलौने का आयतन अर्धगोले अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो सूत्र क्या होता है? अर्धगोले का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। मान रख दो। चलो मान रखते हैं 2/3 का, तो पाई का मान इसमें बोला है कितना लेना है? पाई का मान 3.14 गुणा आर की घात 3। आर का मान कितना है? 2। तो 2 की घात 3 प्लस 1/3 पाई का मान 3.14 आर स्क्वायर। आर का मान कितना है? तो 2 का गुणा 1 का मान भी कितना है? 2 ही तो है। शंकु के लिए ऊंचाई देखो ना, शंकु के लिए ऊंचाई कितनी है? 2। भाई गोले में तो ऊंचाई आती ही नहीं है, और शंकु में आई है ऊंचाई, तो शंकु के लिए ऊंचाई दे रखी है उसने 2। ठीक है, इस शंकु की ऊंचाई 2 है। देखो यहां से कॉमन ले लो, जो जो कॉमन आ रहा है पहले। तो एक तो 3.14 आ गया कॉमन, आया कि नहीं आया? बटा 3 भी कॉमन आ रहा है, नीचे का 3 आ रहा है। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। और 2 की घात कितना कॉमन आ रहा है? यहाँ भी 3 है, यहाँ भी तो 3 हो जाएगा इसको मिलाते हैं। तो 2 की घात 3 भी क्या हो रहा है? कॉमन। बताओ क्या बचा? 3 गया, 3.14 गया, 2 की घात 3 गया, ये 1 2 बचा केवल। एक बार प्लस इधर से 3 गया, 3.14 गया, और ये 2 की घात 3 भी गया। बताओ कितना बचा? केवल 1। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3.14/3 गुणा 2 की घात 3 कितना होता है? 2 को 3 बार गुणा करना, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8 गुणा 2 और 1 कितना हो गया? 3 से 3। तो आयतन कितना आ गया? 3.14 को 8 से गुणा कर देंगे बस। करो 8 चौक 32 का हासिल का 3, 8 1 8 3 11 का 1 हासिल का भी 1, 8 या 24 रेट 25, और दशमलव कितने अंक छोड़ के लगेगा? 2। ये किसमें दिया हुआ था? सेंटीमीटर में। तो आयतन की घात भी किसमें आ जाएगी? सेंटीमीटर की घात 3। ये अभी क्या निकला? केवल आयतन। अब आगे भी कुछ दिया हुआ है, अभी तो अपन ये प्रश्न यहां तक ही पढ़ा था अभी। फिर क्या है? यदि एक लंबवर्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये याद रखना है कितना है? 25.12 लिख। अब देखो आगे उसने क्या बोला कि इस खिलौने के ऊपर क्या करना है। अब 2 सवाल है इसमें, ये 2 नंबर का 2 नंबर का वो है। यदि एक लंबवर्तीय बेलन, अब इसके ऊपर क्या लगाना है? बेलन लगाना है। इसके ऊपर क्या लगाना है? इसको बेलन में रख देना है। इस खिलौने को कहां रख देना है? बेलन में। ये ऐसा हो गया। इस खिलौने को एक बेलनाकार चीज है उसमें रख दो। उसमें रखने पर आपको क्या करना है कि बेलन और खिलौने के आयतन में क्या क्या करना है? अंतर। तो पहले बेलन का आयतन ज्ञात कर ले, फिर उसमें से वो खिलौने का घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा। तो बेलन का आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना है 3.14। आर का मान कितना है, वही 2 ही रहेगा, इसके लिए भी त्रिज्या वही रहेगी। तो आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर गुणा एच। अब इसकी ऊंचाई देखो, इस बेलन की ऊंचाई यहां से यहां तक है, और बताओ ये यहां से यहां तक कितनी थी 2, और ये नीचे की कितनी है, ये कितनी है, अरे ये क्या है, ये त्रिज्या है ना इसकी, तो त्रिज्या कितनी है 2, तो ये भी तो नीचे की भी यहां से यहां तक ये भी कितनी है 2, तो ऊंचाई कितनी हो गई टोटल 4, टोटल ऊंचाई 4 हो गई। अब गुणा करो 3.14 गुणा 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और 4 को 4 से गुणा किया तो 16। अब 16 को इससे गुणा कर लो, 16 चौक 64, 64 का 4 हासिल का 6, 16 एकम 16, 16 में हासिल का 6 जोड़ा तो 22, 22 का 2 हासिल का 2, 16 3 48 है 2 50, यह आ गया 50.24 सेंटीमीटर की घात 3। अब अपने को क्या ज्ञात करना था, अंतर, दोनों में क्या ज्ञात करना है, अंतर। तो देखो ये तो आया आपके पास 50.24 माइनस वो कितना आया था 25.12, घटा दो, 50 में से 25 गया तो 25, और 24 में से 12 गया तो 12, तो 25.12, अंतर कितना आया 25.12, 12 नहीं बोलते 12 सेंटीमीटर की घात 3। गुलाब जामुन किसके जैसा है, बेलन के जैसा, मतलब कि ऐसा होगा गुलाब जामुन, ये बेलन तो ऐसा होता है ना, क्या आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है, अर्धगोला, क्या लगा हुआ है, तो ऐसा है। और इसकी तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर। एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, और टोटल लंबाई कितनी है 5। इस गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है 5, 5 का मतलब ये यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है 5, ठीक है। और इसका व्यास कितना है, अरे व्यास कितना है, और 2.8, तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी, 2.8 में किसका भाग दे दो 2 का, तो 1.8 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये भी त्रिज्या है, ये यहां से यहां तक भी क्या है त्रिज्या, और ये यहां से यहां तक भी क्या है, मतलब ये भी 1.4 है, ये भी 1, तो बताओ इस बेलन की ऊंचाई कितनी बची, 5 में से कितना घटाना पड़ेगा 2.8, तो बताओ 5 में से कितना गया -2.8, तो कितना बचा, नहीं 3.2 बचेगा, 3 तो यही है 2.2, दो भाई दाई उधार लेनी पड़ेगी ना, तो 4 में से 2 गया तो 2 ही तो बचा, तो 2.2, तो केवल बेलन की ऊंचाई तो इतनी है 2.2, और बाकी तो ये किसकी है अर्धगोले की है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, भाई छाछ में कितनी भर सकते हैं, किसी भी चीज में कुछ भी भरना हो तो वह आयतन होता है, क्या होता है, चाहे पानी भरनी हो वा भरना हो, तो एक तरह से इस आकृति का क्या ज्ञात करना है आयतन। तो बताओ एक गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन किसके बराबर होगा, एक तो बेलन के आयतन होना चाहिए, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा, एक थोड़ी अर्धगोले कितने, तो एक तरह से पूरा गोला हो गया वापस, तो 2 अर्धगोलों का आयतन, 2 अर्धगोलों का आयतन। सूत्र लगाओ, बेलन का आयतन कितना होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2 गुणा 2/3 पाई आर की घात 3, मान रख दो बस। पाई का मान कितना है, आर का मान कितना है, त्रिज्या सबके लिए सेम ही है 1.4 1.4 गुणा एच का मान कितना है, ये किसका बेलन का ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है केवल यही तो है 2.2 प्लस 2 गुणा 2/3 गुणा पाई का मान 22/7, और इसके लिए आर का मान कितना है वही है 1.4 ही रहेगा, इसके लिए भी 1.4 की घात कितनी 3। जो जो कॉमन आ रहा है सब कॉमन ले लो, ताकि कॉमन लेने से थोड़ा सवाल आसान हो जाता है, कॉमन नहीं लोगे तो बहुत सारा गुणा करना पड़ेगा बार बार, इसलिए कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 22 बटा, बस यही आ रहा है, तो यहां क्या बचा बताओ
ये गया, ये गया, ये गया, क्या बचा केवल 2.2 प्लस 2 बचा यहाँ भी, ये 2 बचा ना, और ये 2 भी बचा, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया 4/3 गुणा 22/7 तो गया। 1.4 कितनी बार गया 2 बार तो गया, तो कितनी बार बच गया 1 बार बच गया। अब देखो 7 का भाग जा रहा है क्या इसमें, कितनी बार 0.2, 7 दुआ 14 है, 2 बार गया। अब गुणा करो तो 22 का तो 22, और 14 को 2 से गुणा किया तो क्या आया 28, पर दशमलव कितने में छोड़ के लगेगा 2, क्योंकि एक यहाँ का एक यहाँ का, तो कितना गया 0.28। फिर इसको देखो 2.2 प्लस 3 का भाग तो जा ही नहीं रहा इसमें, जा रहा है क्या 3 का भाग, ये 2/3 22/7 नहीं जा रहा कहीं भी 3 का भाग, तो क्या करें अब गुणा कर दें, 14 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 56, 56 का तो 56 लिख दो, और इसमें क्या हो जाएगा एक अंक छोड़ के क्या लग जाएगा 10/3। इसके आगे क्या करें अब, इसको तो गुणा करें क्या, रहने दो, मत करो ऐसे छोड़ दो थोड़ी देर, फिर बाद में लास्ट में देखेंगे, या फिर कर लेंगे गुणा, देखेंगे 0.28। अब इसमें भाग दे लो, ये तो 2.2 है। अब 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, फिर 2 यहां लिखा तो कितना हो गया 26 में कितनी बार गया 8 या 24, फिर कितना बचा 2 बचा हुआ है ना अभी, तो 2 बचा, तो 2 के पीछे 0 लगाए तो बार कितनी बार गया 6 बार, पर दशमलव अपने हिसाब से तो यहाँ आ रहा है, पर ये एक अंक ये भी तो आएगा, तो दशमलव क्या आ गया 1.86। अगर मैं ये 6 हटा दूं तो ये 1.8 ही रह जाएगा, और फिर जोड़ना आसान रहेगा। देखो 22 को 28 से गुणा करो तो कितना आएगा, मैं करके बताता हूँ, ये देखो ये 28 है, ये 22 है, देखो अरे इधर देखो 8 2 16 का 6 हासिल का 1 2 2 4 5, फिर 56 नहीं आएगा फिर भी, तो गुणा करने पर क्या है 6 का 6 5 और 6 11 का 1 हासिल का 1 600 पर दशमलव कितने अंक छोड़ के लगेगा, तो ये आ गया 6.6 गुणा, इसमें जोड़ो 2.2 में 1.8 जोड़ा तो वैसे कितना आ रहा है, ये जोड़ के देखो 2.2 1.8 6 का तो 6 और 2 और 8 10 की 0 हासिल का कितना आ गया 4.06, तो 4 भी लिख सकते हैं मेरे हिसाब से लगभग में देखा जाए तो, क्योंकि इससे गुणा करना बहुत भारी पड़ेगा। 4 ही लिख दूं कि ये रहने दूं, ये रहने दो, चलो ठीक है। अब 6.1 को किससे गुणा करो 4.1 से, जब भी तो आयतन आएगा, अभी तो ये किसका आयतन आएगा, ये गुलाब जामुन का, ये एक गुलाब जामुन का आएगा, टोटल किसका निकालना है 45 का, अभी 45 से गुणा बहुत है इस सवाल में, बार बार गुणा होगा, इसलिए बोल रहा था मैं टाइम, फिर अब आपने बोला तो दिखते हैं। 616 को किससे गुणा करना है 406 से, करो गुणा, 6 को 6 से गुणा किया तो 36 का 4 चिलगा 6 और 3, अच्छा को 6 से गुणा किया तो फिर 3 बार की आ जाएगी, फिर 2 क्रॉस 4 से गुणा करो 6 चौक 24 का हासिल का 4 एकम 4 2 6, ये आएगा ना, और फिर 24, बताओ कितना आया गुणा करने पर, 6 का 6 9 का, फिर 6 4 10 की हासिल का ये कितना आया 3 1 4 6 4 10 की, ये आएगा ना हासिल का 1, फिर क्या है 4 1 5 और 2 का दशमलव कितने अंक छोड़ के लगेगा 1 2 3 4 1 2 3 4, एक तरह से क्या गया 25.096, 25 भी मान सकते हैं इसको अपन, क्योंकि दशमलव के बाद भी 2 तो 0 ही है, फिर जाके 9 है, तो इसको लगभग कितना भी मान सकते हो आप 25 सेंटीमीटर क्यूब, क्या है आपके 25 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक गोले का आया। अभी कितने का निकालना है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 का आयतन कितना होगा बताओ, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 45 से, तो 25 ही रहने देता हूं अब मैं, 25 से गुणा करो 45 को कितना आएगा 25 पंजा 125 का 5 और हासिल का 12, 25 को 4 से गुणा किया तो 100 और 100 में 12 जोड़ा तो
ये किसका है आयतन? 45 गुलाब जामुन का। फिर और क्या निकालना है अभी? गुणा बहुत सारा है, जब भी बोल रहा हूं दशमलव के बाद, इसलिए हटाइए, मैंने इतना गुणा कहां तक करोगे, बहुत टाइम लगेगा गुणा करने में। अभी 25 से गुणा करना कितना आसान रहा अपने लिए। वैसे अगर उसको आप 4.06 नहीं रखते ना, तो भी 25 ही आ जाता आंसर, 4 से भी आ जाता। और गुणा भी थोड़ा सीधा होता, क्योंकि 4 का पहाड़ा बहुत आसान है। अब आगे देखो, एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी थी? 30। तो बताओ टोटल चाशनी पूछी उसने कि, यही पूछा ना, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी? तो 45 में कितनी चाशनी होगी? तो चाशनी की मात्रा कैसे आएगी? चाशनी होगी, आयतन कितना आया? 1125, संख्या गुणा प्रतिशत बटा 100, ये सूत्र लगेगा इसमें, संख्या गुणा प्रतिशत बटा 100। भाई एक में 30 है तो इस इतने में कितनी होगी? ठीक है, इस आयतन को 30 से गुणा करके 100 से भाग देना था, 0 से। अब तो क्या करना है, इसको 3 से गुणा करो, 3 से गुणा, 5 या 15 का हासिल का 1, 3 2 6 1 7, क्या 3 का 3 3 का 3 बटा 10। बताओ ये 10 क्या करेगा? ये एक अंक छोड़ के क्या लगा देगा? 310.5 को सेंटीमीटर क्यूब, ये ठीक है, क्योंकि आपने 1125 लिखा तो ये किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। ये इसकी तो कोई इकाई है ही नहीं, तो सेंटीमीटर क्यूब में तो आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ये, ठीक है। अब इसमें लगभग आंसर कितना हो सकता है, आप कितना दे सकते हो? 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यों दिया? क्योंकि आप वो दशमलव हटाते जाओगे ना, तो 337 आएगा, पर उस दशमलव का भी तो कुछ तो बढ़ेगा, तो लगभग में फिर 338 लिख देना अभी से बाद में। क्वेश्चन नंबर 20, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो बहुलक के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं? बहुलक वर्ग चुनते हैं। बहुलक वर्ग कौन होता है? जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो। तो यहाँ बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है? 8 है सबसे ज्यादा, तो बहुलक वर्ग कौन हो गया? 3 से 5। तो क्या लिखेंगे यहाँ? यहाँ सर्वाधिक सर्वाधिक 8 है। बहुलक वर्ग 3 से 5 होगा। अब बहुलक वर्ग जैसे मिल जाता है, आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है? बहुलक का सूत्र लगाना है। बहुलक का सूत्र अपन ने पढ़ा है, क्या होता है? बहुलक का सूत्र होता है, देखो बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0, ये माइनस है, फिर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। मान लिखो यहाँ से, L का मान कितना है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 3। H का मान अंतराल कितना है? 5 में से 3 गया तो 2। फिर 3 चीजें अपने पास, F0 F1 F2। देखो F1 बीच में लिख लो, F2 नीचे लिख लो, F0 ऊपर लिख लो। भाई 1 से पहले 0 आता है और 1 के बाद 2 आता है। तो 1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। कितनी है बहुलक वर्ग की बारंबारता? 8। बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता 7 और बहुलक वर्ग की बारंबारता बाद की 2। इस सूत्र में मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, एल का मान कितना है? 3 प्लस F1 का मान कितना आया था? 8 माइनस 7, फिर 2 गुणा F1 माइनस 7 माइनस F2। F2 का मान कितना है? 2 गुणा H का मान भी 2। तो देखो 3 प्लस 8 में से 7 गया तो 1, यहाँ कितना होगा? 8 दुआ 16, कितना हो गया? 16 माइनस 7 और 2 9 गुणा 2 बराबर 3 प्लस 1 बटा 16 में से 9 गया तो कितना बचा? 7 गुणा 2। अब भाग दे लो बस 2 में 7 का, तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 7, 2 का 2 में भाग नहीं जा रहा, तो पहले क्या लगेगी? दशमलव, फिर 20 हो गया, 20 में कितनी बार गया? 7 दुआ 14, फिर कितना बचा? 6 का हो गया 60,
फिर 7 का भाग कितनी बार गया, 7 से गुणा 8 तक 56, 8 बार। तो आपका बहुलक क्या आ गया, 3.28, 3 होता है। बहुलक वर्ग भी सबसे ज्यादा बारंबारता वाला। यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे अपन, भोजन पर हुआ माध्य, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए पहले निकलना पड़ता है क्या, एक्स। क्या लिखना पड़ता है, एक्स होना चाहिए आपके पास। माध्य के लिए क्या होना चाहिए, एक्स। तो एक्स कौन होता है, इन दोनों के बीच का, मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, या इनके बीच में डायरेक्ट मिल रहा है तो पहला ढूंढ लो, बाद में तो अंतराल ढूंढ लो कि 50-50 का अंतराल है, 50-50 जोड़ते जाओ। 175, 225, फिर 275 और 325। फिर क्या करना है, या तो प्रत्यक्ष विधि से करना है तो सिग्मा एफ एक्स कर दो, बस कुछ भी नहीं करना, एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। पर गुणा करना थोड़ा कठिन होगा, तो मैं मान लेता हूं कि ये बराबर कितना है, कल्पित माध्य विधि से करता हूं, ये बराबर मान लेते हैं अपन 225। तो अपने को निकालना है डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। इसमें ये कॉलम और बनता है, पर ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगता, सेम ही है, गुणा करेंगे जब तक ये भी हो जाएगा। देखो 225 में से 225 गया तो ये तो 0 बचा। फिर एक्स से है 275 और ए घटाना है, 275 में से 225 गया तो 50, और 325 में से 225 गया तो 100। फिर इधर घटाओ, इधर माइनस का बचेगा, क्योंकि 225 बड़ा है, 175 125 छोटा है, तो इधर बचेगा माइनस का 100 और इधर बचेगा माइनस का 50। इसके बाद एक सारणी और बनानी है, वो किसकी आएगी, सिग्मा एफ डी निकालना है ना, तो एफ डी की सारणी। एफ को डी से गुणा करो, 4 को इससे गुणा किया तो माइनस का 400, 5 को 50 से गुणा किया तो माइनस का 250, 12 को 0 से गुणा किया तो 0, 2 को 50 से गुणा किया तो 100 और 2 को 2 से गुणा किया तो 200, 100 को 2 से गुणा किया तो 200। अब देखो माइनस माइनस का अलग जोड़ो, क्या हुआ, माइनस का 650, और प्लस प्लस का अलग जोड़ो, कितना हुआ 300। तो बताओ सिग्मा एफ डी कितना आया, सिग्मा एफ डी कितना आएगा, सिग्मा एफ डी 650 में से 300 गया तो माइनस का 350, सिग्मा एफ डी तो आया माइनस का 350। सिग्मा एफ, ये रहा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ बराबर कितना आया, 4 और 5 9, 9 में 12 जोड़ा तो 21, 21 और 4 25। अब सूत्र लगा दो माध्य का। माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। लिखो, इसमें ए का मान कितना माना था आपने, खुद को मानना है, कल्पित माध्य कल्पना करनी है, 225, कुछ भी मानो आंसर सही आता है। ये किसका है, माइनस का 350 और बटा क्या है 25, 25 का भाग 2, इसमें 25 से कम 25, 10 बचा, 33 के पास 100 हो गया, 25 तो 225, ये माइनस का हो गया -14, कितना गया 211। ये मॉडल पेपर 2 समाप्त हुआ। ऐसे 5 मॉडल पेपर मिलेंगे आपको और उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।